अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का, जिसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज सीखेंगे। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, इसकी फ़िज़िकल एक्सप्लेनेशन, इनकी तरफ जाएंगे। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं तो उस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो टोटल हमेशा कंजर्व रहती है। एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, क्रिएट भी नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की थर्मोडायनामिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। यानी ये लॉ बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। इसकी स्टेटमेंट हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले एक एग्जांपल लेते हैं और वहाँ से ही इसकी स्टेटमेंट को हम लोग बनाएंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कंटेनर है, जैसे यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। इस कंटेनर के अंदर लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक आइडियल गैस जो है वो प्लेस की हुई है। ये इस तरह से इस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस है। और फिर स्टूडेंट्स, ये जो कंटेनर है, इसकी जो साइड्स हैं और इसकी जो अपर वॉल है, आप समझ लें कि ये सारी की सारी इंसुलेटेड हैं। यानी यहाँ से ना तो हीट इसके अंदर एंटर हो सकती है और ना ही हीट इसमें से बाहर निकल सकती है। और हम उस इंसुलेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये जो आपको रीजन नज़र आ रहा है, ये इंसुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंसुलेटेड है। यानी ना यहाँ से हीट स्टूडेंट्स बाहर जा सकती है और ना ही इन जगहों से हमारे पास हीट जो है इस सिस्टम के अंदर एंटर हो सकती है। लेकिन जो बॉटम पार्ट है हमारे इस कंटेनर का, उस बॉटम पार्ट को हम लोगों ने कंडक्टिव सरफेस के तौर पे छोड़ा हुआ है। यानी यहाँ से हम हीट इसके अंदर एंटर भी करा सकते हैं और इसमें से बाहर भी निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये जो रीजन हमें नीचे वाला नज़र आ रहा है, हम यहाँ पे एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर रख देते हैं। और जो हाई टेम्परेचर रेजरवायर है स्टूडेंट्स, हम लोग उसको लिखते हैं HTR के साथ, हाई टेम्परेचर रेजरवायर। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये एक हॉट बॉडी है। हॉट बॉडी, हॉट बॉडी का मतलब ये है कि इसके पास एक्सेस अमाउंट में हीट मौजूद है, जो हीट ये अपने इर्द गिर्द जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस तरह से इसको रखें और इस गैस को इस HTR के ऊपर रख दें, तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है क्या होगा कि इस HTR में से कुछ अमाउंट ऑफ हीट होगी जो हमारे सिस्टम के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगी। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, जो हीट अंदर एंटर हो रही है, हम उस हीट को नाम दे देते हैं Q का। अब Q के एंटर होने की वजह से क्या क्या होगा, हमें ये चीज़ डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स देखिए, जब ये हीट एंटर होगी तो हमें पता है कि ये जो गैस अंदर मौजूद है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा हीट के एंटर होने की वजह से। अब जब हीट एंटर हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तो हमें पता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने का मतलब ये होता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम इंक्रीज़, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जो इसकी सारी दीवारों पे और इसके ऊपर जो पिस्टन है उसके ऊपर ये जो थे वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, कोलिजन की वजह से फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा कि क्योंकि हम लोगों ने हीट एंटर की, इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तो जिस फोर्स से हमारे मॉलिक्यूल्स पहले वॉल से कोलाइड कर रहे थे, अब वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और उसके इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जब जो वॉल्स हैं हमारे पास इस कंटेनर की, वो वॉल्स तो सारी की सारी फिक्स्ड हैं, वो मूव नहीं कर सकती। लेकिन ये जो अपर पार्ट है हमारे पास, ये तो एक मूवेबल पिस्टन है, ये नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। अब जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, तो प्रेशर के इंक्रीज़ करने की वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल्स इसे पुश करा के ऊपर ले जाएंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये इसे मूव करवाते करवाते इस जगह तक ले आए, जिस जगह तक ये पहुँचाया है इसको हम लोग स्टूडेंट्स डॉटेड
रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये कोलिजन के बाद इधर ऊपर चला गया। अब स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ को हम देखें तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो जो चेंज हो रहे हैं, अगर हम उनका एनालिसिस यहाँ पे करें तो क्या कर सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं और उस ग्राफ के अंदर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम ले लेते हैं, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर हम बात करें तो वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा होगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग प्रेशर ले लेते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा प्रेशर चेंज हो रहा होगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इनिशियली हम बिल्कुल पहले वाली बात करते हैं कि इनिशियली जब गैस हमारे पास मौजूद थी तो इन दोनों के कम्बिनेशन से हम यहाँ पे खड़े थे, यानी इस वक्त जो हमारे पास वॉल्यूम था वो यहाँ पे था जिसे हम लोग V1 कह देते हैं, और इस वक्त जो हमारे पास प्रेशर था वो इस रेंज में था जिसे हम लोगों ने P1 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या इस केस में हमारी गैस का जो वॉल्यूम था वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो हम देख सकते हैं कि हमारी गैस ने एक्सपैंड किया है, हमारी गैस का जो वॉल्यूम है वो इस केस में इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़े तो हम लेफ़्ट ऐसे राइट साइड पे जाते हैं। और फिर अगर हम इसमें देखें तो क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ प्रेशर बढ़ा, और उसी बढ़े हुए प्रेशर की वजह से हमारा पिस्टन मूव करके ऊपर की तरफ गया, तो इसका मतलब है प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो गया होगा। इसका मतलब है वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। और लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोग इस जगह पे आ गए, ये हमारा सेकंड पॉइंट है जिस जगह पे हमारा वॉल्यूम V2 है और हमारा जो प्रेशर है इस जगह पे उसे हम लोग P2 का नाम दे देते हैं। तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया और प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोगों ने इसे इक्विलिब्रियम में रखते हुए बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एक कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज किया हो तो इसका जो पाथ है वो भी एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से लेट्स सपोज हम यहाँ से यहाँ चले गए इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हुए। अब अगर इस जगह की बात करें तो इस जगह पे हमारा जो टेम्परेचर था उसे हम लोग T1 का नाम दे देते हैं, और इस जगह पे हमारे पास जो टेम्परेचर था उसे T2 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है। हम लोगों ने सीखा था कि जब भी इंटरनल एनर्जी की बात होगी और हमने मेजर करना होगा या इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कौन से पैरामीटर को देखेंगे। तो हम लोगों ने सीखा था इंटरनल एनर्जी वाले आर्टिकल में कि हम हमेशा टेम्परेचर को देखा करेंगे। अगर तो टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो टेम्परेचर के चेंज होने का मतलब ये होता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। अब इस केस में हमारा जो टेम्परेचर है वो T1 से T2 पे चला गया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज हुई होगी। और अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी को U के साथ रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर T1 था, लेट्स सपोज उस वक्त जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी थी हम उसे U1 कह देते हैं, और जब हमारा टेम्परेचर T2 हुआ तो उस वक्त जो हमारी इंटरनल एनर्जी थी हम उसे U2 का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब है हमारी इंटरनल एनर्जी जो है वो इस केस में चेंज हुई है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो गई है। और कितनी इंक्रीज़ हुई है अगर हम उसको देखना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है जिसे हम डेल्टा यू के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो किसके बराबर है, वो इक्वल है U2 माइनस U1 के। फाइनल जो इंटरनल एनर्जी थी उसमें से हम लोगों ने इनिशियल वाली इंटरनल एनर्जी को जो था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। और हम लोगों ने ये चीज़ भी सीखी थी कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो हैं सिर्फ इस पे डिपेंड करती है। और दूसरा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है कि डेल्टा U इज़ इक्वल टू U2 माइनस U1। तो ये स्टूडेंट्स एक बेसिक सिंपल सा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट था और उसके रिजल्ट को डिस्कस कर लिया। अब इस रिजल्ट को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेट करके बताते हैं, या इस रिजल्ट की बेस पे हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हीट हमने दी थी उसने एक काम किया, वो हम लोगों ने देख लिया कि उसने इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा भी एक काम किया उस हीट ने। अगर हम इसको देखें तो पहले हमारा जो पिस्टन है वो नीचे था
और फिर जब हमने हीट दी और प्रेशर इंक्रीज हुआ तो अल्टीमेटली हमारा पिस्टन मूव करते करते ऊपर की तरफ आ गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ गया है तो क्या कोई वर्क हुआ है? तो हम लोगों को पता है कि वर्क जो है उस वक्त होता है जब फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो। अब नीचे से मॉलिक्यूल्स ने इस पिस्टन पे फोर्स लगाई थी और पिस्टन को मूव करा के ऊपर की तरफ ले गए, यानी फोर्स भी लगी है और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो जहाँ पे भी फोर्स लगी और डिस्प्लेसमेंट हो वहाँ पे वर्क होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे वर्क भी हुआ। तो स्टूडेंट्स दो काम हुए यहाँ पे। जब हमने सिस्टम के अंदर हीट एंटर की तो उस हीट ने क्या किया, एक तो हमारी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया और दूसरा हमारे सिस्टम ने वर्क किया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब भी किसी इस तरह के सिस्टम के अंदर हीट एंटर करते हैं तो वो हीट दो हिस्सों में अपने आप को डिवाइड कर लेती है। उस हीट का कुछ हिस्सा तो हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल हो जाता है और उसका कुछ हिस्सा वर्क जो करने में इस्तेमाल हो जाता है, और इस तरह से हमारी जो हीट है वो दो काम कर रही होती है। यही हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। मैं इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। इन एनी thermodynamic process, when heat Q is added to the system, this energy appears as to increase the internal energy delta U of the system plus the work done by the system। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है वो स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। और अगर स्टूडेंट्स हम इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो Q था जब हम लोगों ने इसे सिस्टम के अंदर ऐड किया तो इस Q ने एक तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया डेल्टा U, प्लस वो वर्क जो सिस्टम ने किया था उसमें कन्वर्ट हो गई। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U plus W. This is the mathematical form of first law of thermodynamics। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है Q is equal to U2 minus U1 plus W। कुछ इस फॉर्म में भी स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं, यानी जो हमारे पास हीट है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और वर्क करने में इस्तेमाल हो रही होती है। स्टूडेंट्स इसको आपने इस तरह से भी याद रखना है कि लेट्स सपोज, हम सिर्फ समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि हम लेट्स सपोज स्टूडेंट्स 100 जूल हीट सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं, हीट एनर्जी है। तो 100 जूल एनर्जी जब सिस्टम में एंटर करते हैं तो हो सकता है कि उसमें से 80 जूल जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज़ हो जाए और जो 20 जूल थी वो उसके वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से हीट एंटर होती है। अब इसमें कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, वो साइन कन्वेंशंस बहुत ज़रूरी हैं, हमें पता होना चाहिए एमसीक्यूज़ के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। और जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, लिख के दिखाता हूँ, साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस
स्टूडेंट्स क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पे। एक फैक्टर है हीट, एक है इंटरनल एनर्जी और फिर वर्क। तो स्टूडेंट्स ये सारे फैक्टर्स कब पॉजिटिव होंगे, कब नेगेटिव होंगे, क्योंकि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस जो हैं उन्हीं से ही हम बताया करेंगे कि इनमें चेंज किस तरह से आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने याद रखना है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्यू को। क्यू जो हीट है हमारे पास, क्यू इज़ पॉजिटिव। क्यू को स्टूडेंट्स हम लोग पॉजिटिव लेते हैं कब? व्हेन क्यू इज पॉजिटिव, व्हेन हीट एंटर्स द सिस्टम। जब सिस्टम में हीट एंटर होगी तो हम क्यू को पॉजिटिव लेंगे। और फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास क्यू जो है वो नेगेटिव कब होगा? व्हेन हीट लीव्स। जब हीट सिस्टम में से बाहर निकलेगी तो हम Q को नेगेटिव लेंगे। इस केस में स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखते हैं तो क्योंकि Q ऐड हुआ है सिस्टम के अंदर, इसलिए हम इसे पॉजिटिव लेंगे। फिर स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो है इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U। अब डेल्टा U पॉजिटिव कब होगा स्टूडेंट्स? आपने याद रखना है कि डेल्टा U इज़ पॉजिटिव व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब हमारे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करता है या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है तो हम लोग कहते हैं कि डेल्टा U इज़ पॉजिटिव। टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। जब ये इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव होगा। और डेल्टा U नेगेटिव कब होगा? जब टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। तो उस वक्त स्टूडेंट्स ये नेगेटिव होगा। अब जो थर्ड क्वांटिटी है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास वर्क। अब वर्क के केस को अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो W जो वर्क है हमारा ये पॉजिटिव होगा उस वक्त जब हमारे सिस्टम ने वर्क किया होगा। यानी इस केस में अगर हम लोग देखें तो हमारे गैस ने वर्क किया था, गैस ने हमारे पिस्टन को मूव करा के ऊपर की तरफ लेके गई थी। तो जब गैस ऊपर की तरफ लेके जाएगी तो ये गैस वर्क कर रही है और गैस हमारा सिस्टम है, तो इस केस में हम वर्क को पॉजिटिव लेंगे और इसे हम लोग कहते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे W इज पॉजिटिव व्हेन वर्क is done by the system। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा और अगर सिस्टम पे वर्क किया जाएगा। अब सिस्टम पे स्टूडेंट्स कैसे वर्क करते हैं? अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और इस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेल दें तो अब हमारा जो सिस्टम है उस पर वर्क किया हमने बाहर से, तो इस केस में हमारा वर्क नेगेटिव होता है। हम इसे कहते हैं वर्क is done on the system। यानी अगर वर्क सिस्टम पे किया जाएगा तो इस केस में हमारे पास ये पॉजिटिव रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको यकीनन इस चीज़ की समझ आ गई होगी, साइन कन्वेंशंस याद रखने हैं। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। हमारी बुक में स्टूडेंट्स इसकी 2 एग्जांपल्स डिस्कस हुई हैं। 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस हुई हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स डिस्कस हुई है वो है बाइसिकल पंप की। बाइसिकल पंप की। अब स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एग्जाम्पल से हम एक दफ़ा फिर जो जिधर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था हम उसी अपने रिजल्ट को इलेबोरेट कर सकते हैं। किस तरह से? स्टूडेंट्स बाइसिकल पंप होता किस तरह का है? हमें पता है कि बेसिक बाइसिकल पंप जो है वो एक ट्यूब होती है, कॉलम होता है और उस कॉलम के अंदर एयर मौजूद होती है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये यहाँ से इसकी स्मॉल
ओपनिंग है और ये पाइप है जिसके साथ हम आगे हवा भरने के लिए किसी भी टायर को कनेक्ट करते होते हैं। और स्टूडेंट्स लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक पंप होता है एक पिस्टन की फॉर्म में कुछ इस तरह से, और हम क्या करते हैं इस के अंदर ये जो हमें कॉलम नज़र आ रहा है इस पूरे कॉलम के अंदर हमारे पास एयर होती है, यानी ये जो कॉलम है इस वक्त ये एयर से भरा हुआ होता है। हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब किसी भी बाइसिकल में हवा भरनी होती है तो ये जो ऊपर वाला पिस्टन है इसको पुश करते हैं और इसके अंदर जो एयर होती है वो कंप्रेस होती है और आगे ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग हम लोगों ने टायर के साथ कनेक्ट की होती है, तो ये एयर जो है वो सारी की सारी टायर के अंदर चली जाती है। अब स्टूडेंट्स अगर ऐसे करें कि हम इसकी ओपनिंग को यहाँ से क्लोज कर दें और इसके साथ यहाँ पे हम लोग एक थर्मोकपल अटैच कर दें, थर्मोकपल अटैच कर दें। थर्मोकपल क्या है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि ये दो डिफरेंट मेटल से मिलके बना होता है, तो ये हमारे पास जो प्रेशर होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फिर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ होती है हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है। यानी इसको आगे हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है एक और डिवाइस के साथ जिसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। हम इसे वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये वोल्ट मीटर हमें पता है ईएमएफ मेजर करके बताएगा, या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि इसकी जो नीडल है उसकी मूवमेंट से हम लोग ये बता सकेंगे कि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ है या नहीं हुआ। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग कुछ इस तरह से करें कि इसको ऊपर से पुश करें पिस्टन को, तो जब ये पुश किया जाएगा तो ये पिस्टन मूव करते करते नीचे की तरफ आ जाएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम उसको इस तरह यहाँ तक ले, जब ये यहाँ तक आ गया तो जितनी एयर यहाँ पे मौजूद थी वो सिर्फ इस एरिए में कन्फाइंड हो गई, आगे से तो हम लोगों ने इसे क्लोज किया हुआ था। अब एयर जो है इसके अंदर वो कंप्रेस हो गई है। एयर का कंप्रेस होना यानी दबा देना, उसका प्रेशर हम लोगों ने ऊपर से इंक्रीज कर दिया। अब जब एयर कंप्रेस हो गई है तो हमें पता है कि एयर के कंप्रेस होने से टेम्परेचर में फ़र्क आता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब गैस को हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है और जब गैस को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर हम इसे तेज़ तेज़ कंटिन्यूअसली पंप करते जाएं यानी हम हवा को एक्सपैंड भी होने दें फिर कंप्रेस भी होने दें, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा ये वोल्ट मीटर बताएगा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब एयर का टेम्परेचर यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है, हमें यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने में मदद मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर तो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को, तो इसका मतलब है हमारे पास इस केस में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यानी सिंपल टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करना, और यहाँ पे जब हम कंटिन्यूअसली पंप कर रहे हैं तो हम इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। अब इंटरनल एनर्जी खुद ब खुद तो इंक्रीज हो नहीं सकती क्योंकि ये एनर्जी है और एनर्जी क्रिएट नहीं होती। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी तो यही है कि हम एनर्जी को क्रिएट नहीं करेंगे, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही है। अब वो एनर्जी आ कहाँ से रही है, तो स्टूडेंट्स वो एनर्जी बेसिकली आ रही है हमारे वर्क करने से। जब हम पिस्टन को मूव कराते हैं तो हम इसकी गैस को कंप्रेस करते हैं और जब गैस को कंप्रेस करते हैं तो इसका मतलब है हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि अगर गैस पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जा रही है तो ये गैस ने वर्क किया यानी सिस्टम ने वर्क किया, और अगर हम उसे पुश करके नीचे लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो वो वर्क जो इसके पास है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में इस्तेमाल हो जाएगा, जैसे कि ये इक्वेशन हमें बता रही है कि वर्क इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है कि हम वर्क से क्या लेके आ रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं और एनर्जी खुद ब खुद क्रिएट नहीं हो रही। तो ये स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जिससे हम ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वर्क जो है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और ये रिलेशन जो है ये इसे वैलिडेट कर रही है। इसी तरह स्टूडेंट्स जो दूसरी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है वो है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की।
ह्यूमन मेटाबॉलिज्म यानी हम किस तरह से सारा दिन की वर्किंग को बैलेंस करते हैं विद आर फूड इनटेक। स्टूडेंट्स, हम लोग जो भी फूड लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं, वो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जाके डिज़ोल्व होता है और उसकी मदद से हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी आती है और फिर उस इंटरनल एनर्जी की ही मदद से हम लोग सारा दिन जो है वो काम करते हैं। और फिर जब एनर्जी कम हो जाती है तो हमें फिर से फूड इनटेक की ज़रूरत होती है जो हमारी बॉडी में जाएगी और वो हमारी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसे भी रेगुलेट करेगी और उसके साथ साथ जो वर्क करने की एबिलिटी है हमारी बॉडी की उसमें भी इजाफा करती चली जाएगी। तो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को हम इसके साथ इसी तरह से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो फूड इनटेक है बेसिकली उसने इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है और हमारे वर्क को सस्टेन करने में हेल्प करनी है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सीखा। अब इसकी बेस पे हमने कुछ प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करना है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।